ये पीएसजी वालों की बुद्धि अलग दिशा में घूमती है क्या? आखिरकार जब बवाल खत्म हुआ, हाथ से निकल गया, तब अपॉलजी के लिए कदम उठाए इन्होंने। इनके डिसीजन यही ले रहा है या इनके पर्दे के पीछे एंड्रू टेट बैठा हुआ है? हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम पिछले 2-3 दिनों में जो भी मेन इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से एक को सुनकर तुम्हें अपनी बदन में बिजली दौड़ाने का मन करेगा, तो अपने फोन को बूमरैंग की तरह उछाल दो और आते हैं सीधा मुद्दे पे। अब सबसे पहले तो अपन पीएसजी, नेमार, मेसी सागा की बात कर लेते हैं। अब ये पूरी कहानी का अब कहीं एंड मोड आ गया, जहां मेसी ने एक अपॉलजी वीडियो बना दी और उस अपॉलजी वीडियो के एंड में ये कह दिया कि अब क्लब उनके साथ जो भी करेगा वो उनको मंजूर है। अब ये इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है? क्योंकि पीएसजी के अल्ट्रास ने जिस तरीके से नाक में दम किया है वो कहीं से भी वाजिब नहीं है। अब अगर इसमें नेमार की बात करें तो अब कहीं ना कहीं जब उसने पीएसजी ज्वाइन करा था उसके बाद से अब उसके ऑन्ट्राज का भी ये मानना है कि नेमार खुद अब पीएसजी छोड़ना चाहता है। और पीएसजी ने खुद खुले में अगर कही है, चाहे हम ले इक्विप या फिर आरएमसी स्पोर्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की बात करें, तो उनका बस ये मानना है कि नेमार को किसी भी तरीके से लीव करवाना चाहते हैं पीएसजी। अब उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है या नहीं करता है, या फिर मार्को वेराटी रहता है या नहीं रहता है। उनको बस इस चीज से मतलब है कि नेमार को किसी भी तरीके से पीएसजी से बाहर निकालो। अब किसी भी तरीके से इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो पैसे के मामले में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे। उनका ऐसा नहीं है कि फ्री में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो म्यूचुअली या फिर दे दो कहीं लोन पर। उनका वैसा वाला हिसाब नहीं है। उनका सीधा सा हिसाब है कि तुम मुझे 30-40 मिलियन का ट्रांसफर फी रख दो और नेमार को तुम ले जाओ, बाकी सैलरी की तुम खुद देख लेना। क्योंकि ऑफ कोर्स उनके दिमाग में ये चल रहा है कि नेमार जो सबसे ज्यादा सैलरी लेता है 1.2 मिलियन की उसकी पूरी सैलरी आती है हफ्ते की। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि पीएसजी से नेमार को अगर बाहर करेंगे तो ज्यादा सोच सकते हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। अब ऑफ कोर्स मेसी की बात करें तो मेसी के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे या फिर उसे बैन करना हुआ, उसके बाद से मेसी भी परेशान है। तुम्हें ऑफ कोर्स ये चीज समझ में आ रही होगी कि उसने अब ये चीज खुले में बोल दी कि वो अब ट्रेनिंग्स भी अटेंड नहीं करेगा। तो इस चीज से तुम्हें साफ पता चलेगा कि मेसी भी परेशान है और हो सकता है अब नाउ इट्स 60-70% चांस कि मेसी अब छोड़कर चला जाए इस समर में। अब ऐसे में क्लब की बात करें तो क्लब में तुम्हें ऑलरेडी बताया 3 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ कहीं ना कहीं बार्सिलोना की चांसेस बढ़ती जा रही हैं, जो हमें आज के सेकंड पॉइंट पर ले आता है कि कैसे आखिर बार्सिलोना की चांसेस मेसी को साइन करने की बढ़ेंगी। तो अगर जेरार्ड रोमेरो या फिर पर्सनल रिपोर्ट्स की बात करें तो बार्सिलोना ने ऐसा सोचा है कि वो रफीनिया को सेल करेंगे फॉर 70-80 मिलियन और उन्हें ऑफर्स भी आए रफीनिया के लिए। अब अगर अंसु फाटी का या फिर रफीनिया की बात करें तो बार्सिलोना डेफिनेटली रफीनिया को बेचने के ऊपर सोचेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स और रफीनिया भी रुकना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर डेम्बेले पहले से राइट विंग पर अपना धाक जमा कर बैठा हुआ है और उसके बाद ये मेसी को साइन करने की सोच रहे हैं, तो ये आउट एंड आउट मेसी से हो सकता था, कहीं डेम्बेले से एक बार लड़ भी सकता था सिंगल पोजीशन में। लेकिन अगर मेसी प्लस डेम्बेले की बात करें तो इसको पता है कि मिनट जो है वो दोनों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इसे खेलने को नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में रफीनिया ने भी अपना फ्यूचर सोचते हुए ये सोचा है कि उसका बार्सिलोना छोड़ना ज्यादा सही होगा या फिर वो बार्सिलोना छोड़कर जाएगा। अब ऐसे में बात ये आती है कि 70-80 मिलियन अगर कॉन्ट्रैक्ट रफीनिया को मिल जाता है और बार्सिलोना को मिल जाता है रफीनिया को सेल करने के लिए, तो फिर तो बार्सिलोना गदर फाड़ देगी मेसी को साइन करने में। तो इसलिए मैंने कहा था मेसी के अब कहीं बार्सिलोना आने के चांसेस पहले से थोड़े से ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स अगर एफएफपी की बात करें और ला लीगा और जेवियर तेबस की बात करें तो वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर बड़े बड़े अपने प्लेयर्स को सेल करती है, यानी कि रफीनिया से अगर 70-80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो बार्सिलोना डेफिनेटली सोचेगी मेसी को साइन करने के लिए। अब अगर मेसी और बार्सिलोना की बात कर ही रहे हैं तो अपने आते हैं ला लीगा के चैंपियंस पर, यानी कि रियल मैड्रिड पर। और रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे एक बार फिर से उठा लिया है, पता नहीं कितने समय बाद। आई थिंक 2014 में हमने लास्ट कोपा डेल रे उठाया था। और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अगर तुम 34 फाइनल्स में 20 फाइनल्स हार जाते हो तो उसके बाद ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात होती है। और लास्ट बार भी कार्लो एंचेलोटी ने ही मदद की थी और इस बार भी डॉन कार्लो ही था। अब ऐसे में पूरी रियल मैड्रिड की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे लिए डेफिनेटली चैंपियंस लीग जीतना ज्यादा आसान हो जाता है कोपा डेल रे जीतने से। अगर कोपा डेल रे में रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस की बात करूं तो उससे पहले अपने राइवल्स ओसासुना की बात करना चाहता हूं, बिकॉज दे डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट इन दिस वर्ल्ड। जिस तरीके से उनकी जर्नी रही है, अगर उनके बारे में तुम पढ़ोगे
तो उनकी जर्नी तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगेगी। और ओसासुना की वो रेड जर्सी में जितने भी लोग ओसासुना को उस रात सपोर्ट कर रहे थे, उनके पास एक पर्पस था, उनके पास एक पॉइंट था, ताकि वो ओसासुना को खुले दिल से सपोर्ट कर सके। तो ऐसे में अगर उनके बारे में तुम पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे मन में या तुम्हारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अब ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि ऐसे मैचेस में जहां इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे मैचेस हम लोग को निकालना डेफिनेटली बहुत अच्छे से आता है। चाहे हम विनीशियस की बात करें, चाहे हम रॉड्रिगो की बात करें, रॉड्रिगो पोस्ट रोनाल्डो रियल मैड्रिड एरा के बाद से अगर कोई भी शो स्टॉपर है ना, कोई भी बंदा अगर शो स्टॉपर के नाम पर खड़ा होगा तो वो डेफिनेटली रॉड्रिगो खड़ा होगा आज के डेट में। और तुम सोचो यार, 19 साल की एज में और 22 साल की एज में क्लब फुटबॉल खत्म कर देना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसे में हम लोग कामाविंगा की बात करें, अपने उस स्टार परफॉर्मेंस की लिस्ट में जिसके लिए रियल मैड्रिड जानी जाती है, उस स्टार परफॉर्मेंस की लिस्ट में तुम्हें कामाविंगा का नाम अब से जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो इस टीम का ऐसा पार्ट बन चुका है जिसे हम रिप्लेस एट दिस पॉइंट नहीं कर सकते। फ्यूचर की भी बात करें तो शायद हम करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। एंड ऑफ कोर्स और डिफेंस में अलावा की बात करें या फिर कारवाहाल की बात करें तो कारवाहाल का बेस्ट उस मैच में निकल कर आता है जिस मैच में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एंड इस चीज के लिए तुम्हें कारवाहाल पर प्राउड होना चाहिए और अलावा पर डेफिनेटली तुम्हें प्राउड होना चाहिए। और मिलिटाओ की बात करें तो मिलिटाओ डेफिनेटली वैसे मैचेस में टर्न आउट करता है जिसमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ऑफ कोर्स अपने स्टार ऑफ द मैच विनीशियस की बात करें, अब तुम बोलोगे स्टार ऑफ द मैच क्यों बोला, क्योंकि रॉड्रिगो ने ऑलरेडी ब्रेस गोल स्कोर किए, लेकिन अगर ब्रेस गोल के पीछे की तुम कहानी एक स्टेप बैक जाकर देखोगे तो स्टार था विनीशियस जूनियर। ऑफ कोर्स मैं रॉड्रिगो से उसकी स्टारडम नहीं छीनना चाहूंगा, बिकॉज जिस तरीके से उसने खुद को बॉल पर प्लेस करा है, ऑफ द बॉल जो दौड़ कर आए हैं वो प्लेस करना खुद को, वो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात होती है। बट अगर एक स्टेप पीछे जाओ तो बॉल पास करने वाला जो बंदा था वो था विनीशियस जूनियर। और जिस तरीके से उसने खेला है एट दिस पॉइंट, विनीशियस खुद के दम पर रियल मैड्रिड को जिता सकता है और जिता रहा भी है। और अगर हम लोग एम्बापे की बात करें तो शायद एम्बापे को लाना या फिर एम्बापे के बारे में सोचना विनीशियस के लिए थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होगा। बट अगेन हमें ऑफ कोर्स नंबर 9 की जरूरत है और शायद हम एम्बापे को एज अ नंबर 9 साइन करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब इस पूरे मैटर पर तुम्हारा क्या मानना था कमेंट सेक्शन में बताना। और जो लास्ट में बताने लायक परफॉर्मेंस नहीं आई है वो आई है कल यूनाइटेड के तरफ से। और इस परफॉर्मेंस को अपन जस्टिफाई कैसे करें, मतलब वो डेविड डेया की वो एरर, वो पर्सनल एरर। अब ऑफ कोर्स तुम्हें मुझे इस पूरी जहान को पता है कि डेविड डेया पर्सनल मिस्टेक्स करता है, बट जिस लेवल की पर्सनल मिस्टेक कल हुई है एंड वो गोल कंसीड करना, बेनारामा का वो गोल मतलब सही से पड़ा भी नहीं था यार, बहुत धीमा था। और जिस गोल को मतलब नॉर्मल होता है किसी भी गोलकीपर के लिए उतना सेव कर लेना, और उस गोल को आप गोल पोस्ट में जाने दे रहे हो, वो गोल कंसीड आप कर ले रहे हो, तो अब इस चीज को जस्टिफाई कैसे करा जाए, इस चीज को आपके सपोर्ट में अब कैसे बोला जाए। अब ऑफ कोर्स सिर्फ डेविड डेया की गलती नहीं थी, बट डेविड डेया की मैक्सिमम पोजीशन में गलती थी। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर डेविड डेया की बात करें तो वो बंदा फेनोमिनल शॉट स्टॉपर। बट अगर टेन हैग की गेम की बात करें तो जिस तरीके से वो बिल्डअप करता है या फिर बिल्डअप करना पसंद करता है अपने गोलकीपर के साथ, उस गेम में डेविड डेया फिट नहीं बैठता है। ऑफ कोर्स हमने टेन हैग को ओनाना के साथ ये चीज करते हुए देखी है, बट उसे ओनाना के टाइप का एक गोलकीपर चाहिए जो कि डेविड डेया नहीं है। अब ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है उसका ये डिसीजन लेना कि नहीं, डेविड डेया सही है और डेविड डेया डूइंग हिज बेस्ट और डेविड डेया अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकता है। अब ये डिसीजन मुझे नहीं लगता कि टेन हैग के तरफ से आई है। ये डिसीजन ऑफ कोर्स अगर मैनेजमेंट के तरफ से टेन हैग पर थोपी गई है तो ये कहीं से भी सही नहीं है। अब पूरी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही बिलो एवरेज, बैंग एवरेज परफॉर्मेंस आई, क्योंकि ना तो हमने कल चांसेस क्रिएट करे और ना ही हमने और जितने भी चांसेस हम क्रिएट कर रहे थे हमने उसको कन्वर्ट भी नहीं करा। ऑफ कोर्स अगर वेगोस्ट को नंबर 10 खिलाने की बात करें तो वो डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वेगोस्ट को आप क्यों चांसेस दे रहे हो नंबर 10 पर? आपको पता है वेगोस्ट नंबर 10 पर नहीं खेलता है एंड उसका वो पोजीशन नहीं है, फिर भी आप वेगोस्ट को नंबर 10 आप देना चाहते हो, क्यों आप देना चाहते हो? और सबसे बड़ी इस पूरे मैच में डिसीजन लगी रैशफोर्ड को नंबर 9 खिलाना, जबकि हमने टाइम टू टाइम देखा है कि रैशफोर्ड
7 नंबर पर या फिर विंग पर ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, और उसके साथ आपने ब्रूनो को विंग पर खेला दिया, जो कि एक और गलत डिसीजन हुआ। ऑफ कोर्स आपके पास जेडन सैंचो था, गार्नाचो था, आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस थे। इनफैक्ट आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन था कि आप रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पर खेला सकते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपने ब्रूनो फर्नांडिस को लेफ्ट विंग पर खेलाना सही समझा। अब ऑफ कोर्स अगर कासेमीरो की परफॉर्मेंस की बात करें, रियल मैड्रिड ब्लड, बट कल की परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज थी, एंड ऑफ कोर्स उसको सही तरीके से यूज या अनलॉक कल के मैच में करा ही नहीं टेन हैग ने, अगर सही तरीके से बात करें तो। बिकॉज कासेमीरो का ये काम है ही नहीं कि वो अटैकिंग पर्पस में पूरा अंदर घुस रहा है और हाई बॉल बिल्कुल लेने की कोशिश कर रहा है। कासेमीरो को वो काम ही नहीं है यार, ही इज अ टैंक, और उसे डीप ड्रॉप कर डिफेंस करना, जब ऐसे वो गेम खेलता है उसका गेम 100% निकल कर बाहर आता है। ये जो कि काम कल कासेमीरो नहीं कर रहा था, उसकी जगह एरिक्सन कर रहा था, जिसका वो गेम ही नहीं है। तो अब ऐसे में ये सोचो कि जिसका वो गेम नहीं है उसको वो खेलना पड़ रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली ड्रॉप होगी। आउटसाइड मैचेस की जितने भी बात करें, चाहे हम लोग ब्राइटन की मैच की बात करें, चाहे हम सेविया के मैच की बात करें, हम रेगुलर हारते आ रहे हैं बाहर की मैचेस। अब ऐसे में तुमको ये सवाल जरूर खड़ा करना चाहिए कि यार टीम अलग नहीं है, मैनेजर अलग नहीं है, सबकी परफॉर्मेंसेस भी वही है, तो फिर हार क्यों रहे हैं? फर्क बस इतना है कि जर्सी का फर्क है, तो अब ऐसे में हार क्यों रहे हैं अपन? अब इन सारे मैचेस पे या फिर इन सारे पॉइंट्स पर तुम्हारा क्या मानना था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अपन फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ न्यूज के साथ, कुछ मटर गश्ती के साथ और कुछ मैच की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।